नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के रोजीना वाले डोज में। और ये जो डोज हम लोग ले रहे हैं ये हमारा एकदम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वघेल ट्यूटोरियल्स के ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको डेली ही करंट अफेयर्स के सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए देखिए, बिना टाइम खत्म करते हुए हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। और हम अगर आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पार्टी सिंबल टू रिमेन विद अस असर्ट्स उद्धव। उद्धव ठाकरे ने बोला है, जैसे कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में गिर चुकी है और वहां पे एकनाथ शिंदे जी ने जो है आपके बीजेपी से मिलके बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट बना के एकनाथ शिंदे खुद आपके क्या बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो देखिए जरा, अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल टर्मोइल की, महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल की, तो इसमें हम देखते हैं महाअघाड़ी गठबंधन को। किसे देखते हैं? अघाड़ी गठबंधन को, या महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। किसे देखते हैं? महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। महाविकास अघाड़ी गठबंधन। गठबंधन को देखते हैं। अच्छा, जब महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए के गठबंधन को देखते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो एमबीए का गठबंधन है ये 3 पार्टियों से मिलकर आपका गठबंधन बना था, जिसमें है एक आपकी शिवसेना, एक आपकी एनसीपी और एक आपकी कांग्रेस। 3 पार्टियों से मिलके ये आपका गठबंधन तैयार हुआ था। और गठबंधन क्यों होता है ये समझ लेते हैं जरा। आपकी अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल सीट कितनी है, तो याद रखना है आपको 288 सीट्स हैं। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? 288 सीट्स हैं। और किसी भी अगर पार्टी को, किसी भी गठबंधन को अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो कम से कम 145 सीटें उसे वहां पे जो है 145 विधायक जिस भी दल के पास होंगे, जिस भी गठबंधन के पास होंगे, वहां पे उसकी सरकार बन जाएगी। कैसे बहुमत होता है 145? कैसे बहुमत होता है? तो 288 का 50% प्लस 1 विधायक, ये वहां का क्या हो जाता है? आपका बहुमत हो जाता है। तो 145 सीट विधायक जिसके पास, उसकी सरकार बन जाएगी। अगर बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी को 105 सीटें मिली हुई थी। कितनी सीटें? 105 सीटें। तो अकेली बीजेपी वहां पे सरकार नहीं बना सकती थी। तो सरकार बनाई किसने? जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आपस में मिलकर सरकार को बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है अभी जल्दी में ही, शिवसेना के 44 विधायक, शिवसेना के 44 विधायक इस गठबंधन से निकल जाते हैं। शिवसेना के 39, है ना, शिवसेना के 44 नहीं, कितने? 39 विधायक इस गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं। और जब गठबंधन से 39 विधायक बाहर निकलते हैं तो इनके 145 का जो नंबर है वो नीचा हो जाता है। जैसे ही नंबर कम होगा, बहुमत आप पारित नहीं कर पाएंगे अपना, तो आपकी सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। और ये 39 विधायक किसको ज्वाइन कर लिए? तो आपके ज्वाइन कर लिए बीजेपी को। जब बीजेपी को ज्वाइन किए तो बीजेपी की क्या बन गई? यहां पे सरकार फॉर्म हो जाएगी। किसकी सरकार बन जाएगी? तो बीजेपी की आपकी सरकार यहां पे बन जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अब शिवसेना से आपके कितने विधायक शिवसेना में बचे? 15 विधायक यहां पे शिवसेना में बचे हुए हैं। 15 विधायक शिवसेना में क्या हैं? बचे हुए हैं। तो जो 15 विधायक शिवसेना में बचे हुए हैं, अब जो शिवसेना है, शिवसेना से जो भी विधायक निकले हैं 39 विधायक, उन विधायकों को कहा जाता है रेवेल विधायक, है ना। इन्होंने रेवेल किया है, ठीक, ये रेवेल विधायक हुए। तो शिवसेना से जब ये विधायक निकले तो जो दल बदल कानून है उसके अंतर्गत इनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2/3 अगर किसी भी पार्टी से विधायक निकलते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें टोटल 44 विधायक थे, 44 में 2/3 करोगे तो 39 उससे ज्यादा ही आएगा। तो अब जो ये 39 इसमें मिले हैं और इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है,
तो ये 15 विधायक हैं, इसमें आपके एक उद्धव ठाकरे जी भी हैं। ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं ये बोल रहे हैं कि पार्टी का सिंबल जो है वो इन 15 विधायकों के साथ रहेगा या 39 विधायकों के साथ जाएगा। तो पहली बात, जिन्होंने भी रिविल किया है शिवसेना के साथ, शिवसेना से बाहर निकले हैं, वो पहली बात पार्टी के सिंबल को मान ही नहीं रहे हैं, वो मांग ही नहीं रहे हैं, वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि पार्टी का सिंबल हमारे साथ रहे। दूसरी बात, जो आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि पार्टी का सिंबल हम ही रखेंगे और ये उन रेवल विधायकों के साथ नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बिल्कुल यही उसने भी डिसीजन दिया है कि बिल्कुल आपका जो सिंबल होता है पार्टी का वो कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, भारत का निर्वाचन आयोग ही क्या देता है, पार्टी को पार्टी का सिंबल देता है और यह भी बताता है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करता है कि जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा। और इस केस में भी जो 39 रिविल विधायक हैं उनके पास सिंबल रहेगा या 15 विधायक के साथ उद्धव ठाकरे साहब के साथ ये जो है आपका सिंबल रहेगा पार्टी का, ये कौन तय करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो कौन से आपके आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर आपका 324 हो जाएगा। इलेक्शन से संबंधित जो कौन सा भाग है अगर आपसे पूछा जाएगा पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 15 जो है आपका इलेक्शन से संबंधित है, जो कि 324 से 329 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है अपने संविधान में। चलिएगा, ये आपकी न्यूज यहां पे खत्म होती है। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं और अगली न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ईडी आपकी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो स्लैप्स पेनल्टीज ऑन एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक एनजीओ है, नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर फाइन ईडी ने स्लैप किया है, फाइन डाला है, पेनल्टी डाली है कि आप जो पैसा लाते हो, ले जाते हो दूसरे देशों से, वो एक पैसा तस्करी में भी आता है। अगर आप सरकार को ये नहीं बताते हो कि हम किस देश से पैसा ला रहे हैं और भारत से किस देश में पैसा ले जा रहे हैं, तो उसके लिए ही क्या डाला हुआ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, इन पे फाइन डाला हुआ है एमनेस्टी, जो भारत में एमनेस्टी आपकी एक एनजीओ है। तो इसमें याद रखना एक आप इस चीज को याद रखिएगा, जो आपकी फेमा है, क्या है फेमा, जो कि आपका फेमा एक्ट कब आया था, इसी के तहत अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको जो है सरकार को क्या करना पड़ता है, एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो फेमा एक्ट कब आया, तो याद रखना आपका 1999 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछी गई है। ये 199 में 199 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इससे पहले जो विदेशी मुद्रा होती थी उसके विनियमन को कौन कंट्रोल करता था या उसका प्रबंधन करता था, मैनेजमेंट करता था, तो एक एक्ट था फेरा। क्या था, फेरा। इसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था इसका फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये अब फेरा रिप्लेस हो गया है किससे, फेमा से। तो फेमा के तहत आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिया में, इंडिया से किसी दूसरे देश में या दूसरे देश से इंडिया में, तो आपको इसके तहत जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन अगर आप बचाते हैं सरकार से, उसे आप गुप्त रखते हैं, तो क्या करता है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है, आप पे पेनल्टी थोप देता है। जैसे ईडी ने अभी एमनेस्टी, जो एक आपकी एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो है पेनल्टी थोपी हुई है। तो यहां पे जो एनजीओज होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक देश की करेंसी को दूसरे देश में ले जाने के लिए। तो बहुत सारे एनजीओज पे ये एलिगेशंस लगते आए हैं, ये आरोप लगते आए हैं कि जो करेंसी का, जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी आपकी जो
पैसा होता है, करेंसी होती है, उसका जो तस्करी होती है, उसका इन लोगों पे आरोप हमेशा से लगता आया है। किस पे? एनजीओ पे ये आरोप बार बार लगता आया है। और जो फेमा आपका बना हुआ है वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO के जो निर्देश हैं उनके आधार पे बना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है आपको 1 जनवरी 1995। अगर पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पे है, तो आपको याद रखना है जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और जेनेवा कहां का शहर है, तो स्विट्जरलैंड का शहर हो जाएगा। जेनेवा कहां का शहर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का आपका शहर हो जाएगा। साथ में WTO के अभी कितने सदस्य देश हैं, तो 164, 164 जो है आपके मेंबर्स हैं किसके? WTO के। तो WTO के निर्देशानुसार या उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही फेमा एक्ट जो है आपका भारत में बनाया गया है। चलिए, इतनी आपको इंफॉर्मेशन यहां से याद रखनी है। आगे चलते हैं और मेरा भरोसा है कि आप नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे होंगे, क्योंकि हम वही क्रिटिकल चीजों को एनालाइज कर रहे हैं यहां पे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगली न्यूज देखते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, यानी खेल मंत्रालय से। खेल मंत्रालय के अगर आपके मंत्री की बात करेंगे तो आपके अनुराग ठाकुर साहब जो हैं आपके खेल मंत्रालय के क्या हो जाएंगे? मंत्री हो जाएंगे। यहां पे एक और चीज देखनी है कि खेल मंत्रालय के मंत्री ने जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने एक डिजिटल एसेस लॉन्च किया है। डिजिटल एसेस यानी ऑनलाइन एक्सेस आपका लॉन्च किया हुआ है कि आप अगर कोई भी खेल से संबंधित कोई भी पेंशन लेना चाहते हैं, यानी आपको पेंशन मिलती है तो डायरेक्ट आपके खाते में ये पेंशन आएगी। साथ में अगर आप किसी अवार्ड का आपको मनी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अवार्ड कैश, अवार्ड मनी या अवार्ड कैश या पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी सीधे आपके कहां आएंगे? आपके अकाउंट में आएंगे। तो इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने डेवलप कर दिया है। किसी भी तरह का कोई अवार्ड मनी, अवार्ड कैश आएगा आपके सीधे अकाउंट में। साथ में अगर पेंशन आपकी संबंधित है, किसी भी खेल से आपको पेंशन दी जा रही है, तो वो भी आपके सीधे अकाउंट में आएगी। इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है अनुराग ठाकुर जी के हाथों से। चलिए, अगली जो है न्यूज पे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले पॉइंट। अब हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस का आपको आंसर प्रोवाइड करना है। फर्स्ट एवर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन कहां पे जो है आपका आयोजित किया जा रहा है? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो याद रखना रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। भारत में ऐसा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है एग्जीबिशन लगने जा रहा है, जो कि किससे संबंधित है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री से, यानी रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और इस एग्जीबिशन की शुरुआत आपके कौन करेंगे? तो राजनाथ सिंह साहब जो हैं आपके, राजनाथ सिंह साहब जो हैं आपके इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कहां करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। राजनाथ सिंह ही आपके डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के क्या होते हैं? मंत्री बोले जाते हैं। इसके बारे में अगर आपको एक दो पॉइंट और जानना है तो आपको एक चीज लिखनी है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो एक्सपोर्ट है यानी भारत का जो निर्यात है रक्षा संबंधी इक्विपमेंट, रक्षा संबंधी आपके किसी भी चीजों का निर्यात जो करता है वो इस वर्ष 13,000 करोड़ हुआ है। यानी रक्षा मंत्रालय में हम लोग क्या करने लगे हैं? अब निर्यात करने लगे हैं। और ये आपका बहुत बड़ा आपका क्या होगा? बहुत बड़ा एक टारगेट हम लोगों ने टच किया है। 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने किया है। साथ में अगर आपसे यह पूछा जाए कि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट, सबसे ज्यादा जो है हम कितने देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो 42 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हम इंपोर्ट यानी रक्षा संबंधी सामानों का इंपोर्ट जो करते हैं वो सबसे ज्यादा किस देश से जो है रक्षा संबंधी सामान को लेके आते हैं, तो रशिया इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। रूस से हम सबसे ज्यादा रक्षा संबंधी सामग्री को क्या करते हैं? आयात करते हैं, अपने देश में लेके आते हैं। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 42 कंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं? यहां पे एक्सपोर्ट करते हैं।
क्या? तो अपना रक्षा मंत्रालय, रक्षा संबंधी सामान जो है आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। इस समय अगर मैं आपसे कहूं कि आर्मी चीफ आपके कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है भाई? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वो आपके आर्मी के जो है क्या है? चीफ। क्या है? आर्मी के आपके चीफ है। साथ में अगर पूछा जाए एयर चीफ मार्शल यानी आपके एयर फोर्स के चीफ कौन है इस समय, तो आपको ध्यान देना है। एयर चीफ के हमारे एयर फोर्स के चीफ हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। कौन हो जाएंगे भाई? विवेक राम चौधरी इज द चीफ ऑफ एयर फोर्स। विवेक राम चौधरी ये हो जाएंगे आपके एयरफोर्स के चीफ। अगर बात करें हम किसकी? नेवी की, तो नेवी के हो जाएंगे आपके एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक, ये आपके आर हरि कुमार ये आपके चीफ हो जाएंगे डिफरेंट आपके सेनाओं के। चलिए, इसका आंसर सेकंड पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है? 8th एडिशन ऑफ वेबिनार सीरीज इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम। यानी इस बार जो आयोजित हुआ है वेबिनार श्रृंखला का, जिसका जो उद्देश्य है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, कायाकल्प नदियों का करना है, उसका 8वां संस्करण जो है वर्चुअली यानी आभासी रूप से आपका क्या किया गया है? आभासी रूप से यानी वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी थीम क्या थी इस बार? एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, या भारत को हरा भरा करना है ग्रीन इंडिया, या क्लीन गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनीकरण यानी एफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। साथ में आपको एक चीज और जाननी है कि ये किसके द्वारा जो है ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो नेशनल किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा किसके द्वारा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी नमामि गंगे नाम की एक योजना शुरू की गई थी, नमामि गंगे नाम की आपकी एक योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो कब की गई? तो जून 2014 में। कब की गई? जून 2014 में ये स्कीम शुरू की गई। इसमें 20,000 करोड़ का जो है आवंटन किया था आपकी केंद्र सरकार द्वारा। चलिए, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके हेड कौन है? तो श्री जी अशोक कुमार। कौन है इसके प्रमुख? अभी श्री जी अशोक कुमार जो है इसके क्या हो जाएंगे? आपके प्रमुख हो जाएंगे यानी हेड हो जाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following institution launched report benchmarking India's payment system? बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम नामक जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एसबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपकी ये रिपोर्ट बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और ये रिपोर्ट लॉन्च जो की गई है वो आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई एंड अदर ऑनलाइन पेमेंट एप्स या ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के लिए यूज की गई है कि भारत की जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो समय समय पे बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ में इनके लिए भारत में पूर्ण रूप से सुविधाएं जो है आरबीआई द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ में इनके जो है इंस्ट्रक्शंस और एक्ट्स भी इनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको जानना है जो इसमें इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, भारत किस किस क्षेत्र में जो है ऑनलाइन पेमेंट में सुदृढ़ हो चुका है। तो टोटल 16 इंडिकेटर्स में 10 इंडिकेटर्स में हम लोग क्या हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। 10 ऐसे आपके चीजें हैं जिसमें हम लोग
उभर के आए हैं। तो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स अगर पूछा जाए कि कितने इंडिकेटर्स में हम लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट में स्ट्रांग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं आउट ऑफ 16, तो याद रखना 10 स्ट्रांग इंडिकेटर्स हो चुके हैं। 6 पे और काम करना है और 6 पे काम करने के बाद ही हमारा काम अच्छा हो जाएगा। आरटीजीएस की बात करेंगे तो आरटीजीएस की आपकी फुल फॉर्म हो जाती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें अगर बात करेंगे जो आरटीजीएस का सिस्टम है, आरटीजीएस का ऑनलाइन अमाउंट भेजने का जो प्लेटफॉर्म है वो 2 लाख कम से कम भेजता है। आप 2 लाख से कम भेज नहीं सकते आरटीजीएस के थ्रू, और मैक्सिमम 10 लाख ही इसकी लिमिट है। कितनी लिमिट है? 2 लाख से लेके 10 लाख तक। आगे अगर बात करें तो हमने आपकी स्क्रीन पे एक और लिखा है नेफ्ट। नेफ्ट जो है एक और अदर प्लेटफॉर्म है आपके अमाउंट भेजने का, जिसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर इस प्लेटफॉर्म की हम लोग बात करेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी की, तो इसमें जो मिनिमम लिमिट है वो 0 रुपए है, यानी 0 से अधिक, और आप 10 लाख तक इसमें जो है पेमेंट सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे पूछेंगे सर आरटीजीएस और एनईएफटी में अंतर क्या है, तो याद रखना नेफ्ट का ट्रांजैक्शन आपका ग्रुप्स में होता है। जैसे एनईएफटी के 100 ट्रांजैक्शन कर दिए गए हैं लोगों के द्वारा, तो 100 ट्रांजैक्शन का एक टाइम होगा कि 2 घंटे बाद वो सेटल होंगे जाके, यानी 2 घंटे बाद ही वो अमाउंट दिखाएगा। जैसे आपने अभी भेज दिया है और 100 लोगों ने आपके साथ या थोड़े समय के बाद भेजा है, तो 100 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, समझ रहे हो, जैसे एक बस होती है, वो बस कैसे जाती है, जब वो बस भर जाती है तभी वो जो सवारियां हैं उसको लेके जाती है। तो ऐसे ही नेफ्ट का है, नेफ्ट के जब 100 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तभी उसका जो अमाउंट है वो सेटल किया जाता है। तो इसका अमाउंट सेटल ग्रुप्स में किया जाता है। तो नेफ्ट में ये इशू है कि ये ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन आरटीजीएस में ऑन टाइम डिलीवरी होती है। और एक आपका है क्या? एक आपका है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसमें 1 लाख तक की क्या है आपकी लिमिट है। 1 लाख से ज्यादा आप सेंड नहीं कर सकते। यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट्स, इसमें यूपीआई में कितना आपका लिमिट रहेगा, तो याद रखना है 1 लाख इज द लिमिट इन यूपीआई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइंड पैक्ट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर 30 बिलियन येन क्रेडिट। तो 30 बिलियन का येन का क्रेडिट है, उसके लिए भारत के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, जो कि एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी है, कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि इसने अपना एक समझौता किया है किस देश से, जो कि उस देश से, ये से एनबीएफसी के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 30 बिलियन येन जो है पैसे मिलने हैं। तो येन अगर आ गया तो करेंसी हो जाएगी जापान की। तो जेवीआईसी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जेबीआईसी की, तो ये है एक जापान की बैंक, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जापान की अगर बात करेंगे तो इसकी कैपिटल आपकी टोक्यो हो जाती है, जो आप सभी को पता होगी। साथ में इसकी जो करेंसी है वो येन हो जाती है। लेकिन एक जापान से क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहां की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं। और जापान के ही अभी फॉर्मर मिनिस्टर जो है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे साहब की जो है डेथ हो गई है, और उसके लिए हमारी सरकार ने 1 दिन का आज का मौन रखा हुआ है, क्योंकि कल उनकी जो है डेथ हुई थी। ठीक है, तो इतनी भी बात आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो जेबीआईसी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आगे अगर आपसे पूछा जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अगर मुखिया यानी चीफ का नाम पूछा जाए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के, तो अगर इसकी बात करें तो ये न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में स्थित है।
इसका मुख्यालय। और अगर बात करेंगे इसके प्रमुख की, तो रविंदर सिंह ढिल्लन उसके प्रमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंदर सिंह ढिल्लन साहब जो है इसके क्या हो जाएंगे? आपके प्रमुख हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, यानी आपके चीफ हो जाएंगे। किसके? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं, और ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ आपकी आज जो मुख्य आपकी न्यूज थी वो हम लोगों ने कवर कर ली। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी फीचर ऑन द बॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की जगह किस पहली वुमेन ने ली है? यानी एक दीवार होती है, उस दीवार पे चीफ इकोनॉमिस्ट के क्या लगाए जाते हैं? फोटो लगाए जाते हैं। अब एक पहली बार उस दीवार पे एक वुमेन यानी एक महिला का फोटो लगेगा, और इस दीवार को क्या कहते हैं? वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। और यह दीवार किसके द्वारा बनाई जाती है? बनाई गई है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह दीवार पे उन व्यक्तियों के फोटो लगाए जाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या होते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपके चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, मुख्य अर्थशास्त्री होते हैं। तो मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें तो गीता गोपीनाथ जो है आपकी मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, और उन्होंने अभी इस पद को छोड़ा है। तो इस पद के छोड़ते ही उनका जो है फोटो कहां लग गया है? आपकी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पे उनका फोटो दर्ज हो चुका है। शानदार क्वेश्चन है। अगर ईस्टर डुफ्लो की बात करेंगे तो ईस्टर डुफ्लो आपकी जो है ये इन्हें इकोनॉमिक्स में क्या मिला हुआ है? तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज इन्हें जो है प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। ईला पटनायक भारत की ही एक अर्थशास्त्री है। गीता गोपीनाथ को जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया था किसका? IMF का, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करेंगे तो इसकी जो है फॉर्मेशन ये बना था 1944 में, लेकिन अगर बात करेंगे ये अपना काम कब से करना शुरू किया है तो दिसंबर 1945 से इसने जो है अपना काम करना शुरू किया है। अगर IMF से आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पे है, तो जो आपकी वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी है जो आपकी कैपिटल है, यानी आपकी राजधानी है किसकी? अमेरिका की। वही पे मुख्यालय किसके मिल जाएंगे? IMF के। और वॉशिंगटन डीसी में ही किसके मुख्यालय मिल जाएंगे? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के भी आपको मुख्यालय यहां पे देखने को मिल जाते हैं। साथ में IMF का अगर MD आपसे पूछा जाए, आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाए, तो याद रखना है इनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जो है IMF की क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD है। सबसे ऊंचा पद है आपका IMF है। आपकी डिप्यूटी यानी आपकी डिप्यूटी MD जो बनी है वो कौन बन गई है? तो गीता गोपीनाथ आपकी डिप्यूटी MD जो है बन चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन चुके हैं आपके, कहां के? IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? तो याद रखना पियरे ओलिवियर गुरिंचस जो है नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। क्या हैं? नए चीफ इकोनॉमिस्ट अगर आपसे पूछे जाएंगे IMF के तो पियरे ओलिवियर गुरिंचस जो है आपके क्या हो गए हैं? नए चीफ इकोनॉमिस्ट जो है बन चुके हैं, है ना। ये आपके नए चीफ इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं किसके? IMF के। साथ में अगर आपसे पूछा जाए क्या भारतीय मूल की, क्योंकि गीता गोपीनाथ कहां की हैं? तो ये आपकी कोलकाता की हैं। कहां की हैं? कोलकाता की हैं। भारतीय ओरिजिन की महिला हैं और पहली महिला है जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, और उनकी पहली बार जो है चीफ इकोनॉमिस्ट की फोटो भी बॉल पे लगने जा रही है। साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए क्या IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कोई और भारत मूल के बने थे, तो याद रखना आपके कौन बने थे? तो याद रखना रघुराम राजन साहब जो है एक बार बन चुके हैं, जो कि आपके रघुराम
राजन साहब जो है आपके चीफ इकोनॉमिस्ट एक बार बन चुके हैं, जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 2003 से लेकर 2006 तक जो है ये आपके चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे रहे थे। चलिए, इसी के साथ आज हमारा जो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन था वो खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगले क्लास में अगले करंट अफेयर्स के सेशन के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए चलते हैं और आप रिवाइज करिए, चीज़ों को लिखते जाइए। थैंक यू गाइस।